नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी आर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं सीटेट जुलाई 2023 के लिए मैथ का, तो उसी सीरीज़ में आज प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सीटेट के, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा और कैसे उसका आंसर आपको करेक्ट मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर पसंद आए वीडियो तो आप उन्हें आगे भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, करीम वेंट टू परचेज फ्लावर्स एंड ही गेव 4 coins of ₹2, 2 notes of ₹20 and 3 notes of ₹100 to the shopkeeper. If the price of flowers was ₹335, how much money did he get back? मतलब है कि करीम कुछ फ्लावर्स खरीदने जाता है और उसने फ्लावर वाले को 4 सिक्के दिए 2 रुपए के, 2 नोट दिए 20 रुपए के और 3 नोट दिए 100 रुपए के। अगर प्राइस फ्लावर्स का कितना है 335 है, तो बताना है उसे कितने मनी वापस मिलेगी, कितना पैसा उसको वापस मिलेगा। ऑप्शन है 21 रुपये वापस मिलेंगे, 12 रुपये वापस मिलेंगे, ऑप्शन नंबर सी है 15 रुपये, या फिर ऑप्शन नंबर डी 13 रुपये वापस होंगे। तो देखिए करते हैं इसमें। ₹2 के कितने कॉइन्स हैं? 4। ₹20 के कितने नोट्स हैं? 2। ₹100 के कितने नोट्स हैं? 3। हम इनकी पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना पैसा है टोटल। करीम के पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए उसने शॉपकीपर को दिए, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो 8 रुपये यहाँ से हो गए, 40 रुपये यहाँ से हो गए और 300 रुपये यहाँ से हो गए। मतलब उसने 348 रुपये टोटल किसको दिए? शॉपकीपर को दिए। सामान था 335 रुपये का, मतलब 348 में से 335 का सामान था, तो मुझे लगता है उसे 13 रुपये वापस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ स्केलेन ट्राइंगल हैज। स्केलेन ट्राइंगल का मतलब है विषम, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, है ना। इसका मतलब है विषम बाहु त्रिभुज, है ना। 3 टाइप के त्रिभुज होते हैं, हमें मालूम है। एक होता है समबाहु, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं। तो स्केलेन ट्राइंगल है मतलब विषमबाहु त्रिभुज में होता है, क्या होता है? 3 इक्वल साइड्स होती हैं? नहीं, 3 इक्वल साइड्स नहीं होती। 3 इक्वल साइड्स समबाहु त्रिभुज की होती हैं। ये इसको मैच करेगा, है ना, ये इसको मैच करेगा, ये इसमें नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 2 इक्वल साइड्स ये समद्विबाहु में होता है, ये इसका नहीं होगा। 3 अनइक्वल साइड्स, यस, 3 अनइक्वल, 3 असमान भुजाएं किसकी होती हैं? विषमबाहु त्रिभुज की होती हैं। और ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका समद्विबाहु का होता है, तो इसमें भी ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 अनइक्वल साइड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 270 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल। एक 270 सेंटीमीटर लंबाई का एक तार है जिसको रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाया गया है, मतलब आयत के फॉर्म में बनाया गया है। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर, अगर इसकी विड्थ 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर की है, तो बताना है उसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी सेंटीमीटर की होगी।
ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर की होगी, 75 सेंटीमीटर की होगी, 85 सेंटीमीटर की होगी या फिर 90 सेंटीमीटर की होगी। तो देखिए हम पहले इसको बना लेते हैं कि ये कह रहा है एक रेक्टेंगल है, जो तार को मोड़कर रेक्टेंगल बनाया गया है। तार की लंबाई है ना, मतलब जैसे ये तार है, इस तार की लंबाई है 270 सेंटीमीटर और इस तार को मोड़कर एक क्या बनाया गया है, आयत बनाया गया है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, इस वायर को मोड़कर ही ये तार बनाया गया है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से पॉइंट ए लूँ और इस तरीके से इसको तार को मोड़कर मैं यहीं पर इसको एंड कर दूँ, तो ये जितनी तार की लंबाई होगी उतना ही इस आयत का परिमाप होगा। क्या होगा, पेरीमीटर, है ना। जितना इस वायर की लंबाई होगी उतना ही इस रेक्टेंगल का, इस आयत का परिमाप होगा। परिमाप हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, है ना। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर बराबर हो जाएगा परिमाप और पेरीमीटर ऑफ आयत, है ना, रेक्टेंगल। तो यहाँ से वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 270 सेंटीमीटर की, है ना। और परिमाप क्या होता है, 2l + b। यहाँ से बहुत आसानी से आप देखिए 2 का डिवाइड दे देंगे यहाँ पर, तो ये 2 का डिवाइड देके आपको बन जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 135। जब हम इस 2 का डिवाइड यहाँ पर दे देंगे तो 135 हमको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो 135 माइनस b कर दीजिए, क्योंकि ब्रेथ को हम यहाँ बुला लेंगे तो l मिल जाएगा। और ब्रेथ हमें कितना दिया हुआ है, विड्थ हमें दी है 50 सेंटीमीटर की। तो मतलब क्या है कि हमें 135 में से 50 को माइनस कर देना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये मुझे 85 सेंटीमीटर आंसर मिलने वाला है। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयत की लंबाई क्या बनेगी, 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू आपको बतानी है। पी की वैल्यू क्या होगी, एक एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है 0.007 डिवाइड बाई पी इक्वल टू आता है 0.01। तो आपको यहाँ से p की वैल्यू सॉल्व करनी है, p की वैल्यू बतानी है। क्या p की वैल्यू 0.0007 होगी या फिर 0.07 होगी या फिर 0.7 होगी या केवल 7 होगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसके नीचे 1 मान के इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैंची बड़ा कर लेता हूँ। तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा तो 0.007 हो जाएगा और ये p इधर चला जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। तो 0.01 बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर बन जाएगा p। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। ये डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। तो यहाँ पर नीचे 2 डिजिट दी हुई हैं 0 और 1। मैं यहाँ पर एक और डिजिट बना लेता हूँ। तो डेसिमल के बाद दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, डेसिमल के बाद 3-3 डिजिट हो गए, 3-3 अंक हो गए। ठीक है, तो मैं इस डेसिमल को आसानी से यहाँ से कट कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ केवल क्या मिल जाएगा, 7/10 बराबर p। और जब भी अपॉन में 10 होता है तो उसकी वैल्यू 0 पॉइंट कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। और ये इस तरीके से हमारा p की वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 0.7। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लेंथ बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 4 ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि लंबाई किस ऑप्शन में लंबाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी गई है, अरेंज की गई है। कुल मिला के 4 यूनिट यहाँ 4 तरीके से यहाँ पे लंबाई को लिया गया है। मैं उस देखिए, एक तो यहाँ पर ये है, ये पहला नंबर 5500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर। दूसरा है 500 डेसीमीटर 30 सेंटीमीटर। तीसरा है
55,000 मिलीमीटर और लास्ट हमको दिया गया है 50 मीटर। हर एक ऑप्शन में इन्हीं चार क्वांटिटीज को, इन्हीं चार लंबाइयों को लिखा गया है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी लंबाई बड़ी है, कौन सी छोटी है, और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में इसे आपको लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी लंबाइयों को एक जैसा बना लेंगे, एक ही यूनिट में बना लेंगे, जिससे हम आसानी से इनकी फिर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसे मुझे लगता है कि मिलीमीटर में चेंज करना आसान रहेगा, क्योंकि मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम केवल मल्टीप्लाई का यूज करना होगा। और इसका एक सीरीज भी होता है, अगर आपको वो सीरीज याद है तो आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। तो पहले उसके हम सीरीज देख लेते हैं कि सीरीज कौन सी है, किस ऑर्डर में सभी यूनिट्स होती हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, जैसे सबसे पहले होता है किलो, फिर होता है हेक्टो, फिर होता है डेका, फिर आता है आपका मीटर, फिर आता है यहाँ पर डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर, और फिर आता है मिलीमीटर। और जिस भी ऑर्डर में हम, जैसे स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है ना। कि अगर 1 किलोमीटर को बताना है मीटर में कितना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 1 मीटर को अगर बताना है सेंटीमीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब सभी का हम 10 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। तो उसी में हम यहाँ पे इसको पहले बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 5500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर, तो 5500 सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर से मिलीमीटर बनाने के लिए हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 55,000 हो जाएगा, और 55,000 में हम अगर 50 मिलीमीटर को जोड़ देंगे तो ये मुझे लगता है यहाँ पर, जैसे चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इंटू 10, ये मिलीमीटर में बन गया। और इसमें 50 मिलीमीटर, क्योंकि सेम यूनिट हो गई, ये भी मिलीमीटर और ये भी मिलीमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ ये हमको मिल जाएगा 55,050 मिलीमीटर। ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये है डेसीमीटर और सेंटीमीटर। मतलब डेसीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो मुझे लगता है 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 500 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 30 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50,300 इसका हो जाएगा, है ना। तो 50300 मिलीमीटर, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीमीटर। ये भी मिलीमीटर बन गया और ये भी मिलीमीटर बन गया। इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर में ही है, इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये तो ऑलरेडी मिलीमीटर है। ये भी मिलीमीटर हो गया, ये भी मिलीमीटर हो गया, ये भी मिलीमीटर हो गया। अच्छा, 50 मीटर, देखो 50 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे डायरेक्ट मिलीमीटर में, तो मुझे लगता है 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सीधे से 50 में 1000 का यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 50,000 मिलीमीटर। अब इनको कंपेयर करना बहुत आसान है। कैसे, देखो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, छोटे से बड़ा लगाना है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, ये 55,000 है, ये 50,300 है, ये भी 55,000 है, ये 50,000। तो मुझे लगता है पहले नंबर पे ये आना चाहिए। मतलब 50, मतलब मैं इसको अगर रिलीज कर दूं, मैं यहीं पे सीक्वेंस का लगा देता हूँ, ये पहले नंबर पे रहना चाहिए 50 मीटर, फिर 50,300 दूसरे नंबर पे रहना चाहिए ये वाला, फिर 55,000 तीसरे नंबर पे रहना चाहिए, और फिर 55,050 ये फोर्थ नंबर पे रहना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं 50 मीटर,
देखो 50 मीटर इस वाले में नहीं है, पहले नंबर पे ये हट जाएगा, इसमें है, और बी में सी में भी नहीं है, इसमें हट जाएगा, और डी में है। तो पहले नंबर पे 50 मीटर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है 500 डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये वाला नहीं है, हमारा ऑप्शन ये वाला सही होगा, डी वाला। चेक कर लेते हैं एक बार। 50 मीटर हो गया पहले पर, दूसरे नंबर पे हो गया 500 डेसीमीटर 330 सेंटीमीटर, तीसरे नंबर पे हो गया 55,000 मिलीमीटर, और फोर्थ नंबर पे हो गया 500 सेंटीमीटर 50 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन लीव्स विशाखापट्टनम। एक ट्रेन विशाखापट्टनम से चलती है 1 सितंबर 2019 को। कितने बजे चलती है 4:48 पे, ठीक है, और अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है 2 सितंबर 2019 को। कितने बजे पहुंच जाती है 17:37 पे, मतलब 2 तारीख के शाम को 5:37 पर वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, और 1 तारीख 2019 को सुबह 4 बजे चलती है, 4:48 पे सुबह चलती है 1 तारीख को, और 2 तारीख की शाम को 5:37 पर पहुंच जाती है। तो हमें बताना है कितना टाइम टेकन हुआ, कितना टाइम लिया ट्रेन ने। तो बताना 30 घंटे 37 मिनट लिए, 36 घंटे 37 मिनट लिए, 36 घंटे 49 मिनट लिए, या 38 घंटे 12 मिनट लिए। तो देखिए इसको करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। 1 सितंबर को कितने बजे गाड़ी चलती है वहां से 4:48 पे सुबह, है ना। ये जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 24 घंटे फॉर्मेट में दिया हुआ है, 24 आवर्स में दिया हुआ ये टाइम, है ना। 17 है 37 आवर लिखा हुआ है, 4:48 आवर लिखा हुआ है, तो 24 घंटे आवर का यहाँ पे टाइम आपको दिया हुआ है। तो अगले 2 सितंबर को 4:48 पर इसको कितने टाइम हो जाएगा 24 घंटे हो जाएगा पूरा, है ना। मतलब वो 24 घंटे लगातार गाड़ी चल रही है, लेकिन वो 2 तारीख को कितने बजे पहुंचती है 17:37 पे पहुंचती है। तो हमें क्या करना है, अब सुबह का टाइम 4:48 से लेकर शाम का टाइम 17:37 का हमको निकालना है कि ये गाड़ी और कितना चली। 24 घंटे चली ये तो फिक्स है, क्योंकि 1 तारीख को 4:48 पे चलना शुरू किया, और 2 तारीख को 4:48 पे 2 घंटे 24 घंटे हो गए, उसे पूरा एक दिन कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी लगातार वो चल रही है, और कब तक चल रही है 17:37 तक चल रही है। तो हमें क्या निकालना है कि 4:48 से लेके 5:37 शाम के कितना टाइम हो गया। तो हम इसमें से क्या करेंगे, देखो 17:37 हैं, उसमें से 4:48 को माइनस कर दो, ठीक है। कैसे माइनस करेंगे, ये 1 घंटा यहाँ चला गया मिनट में, तो यहाँ केवल 16 घंटे रह गए, और यहाँ मिनट में कितनी बनेगी 60 मिनट आ गए यहाँ पर। तो 37 में 60 जोड़ देंगे, मुझे लग रहा है 97 हो जाएंगी ये, ठीक है। अब माइनस करो, 17 में से 48 माइनस करेंगे तो 9 बचेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेंगे, ऐसे ही 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 बचेंगे। मतलब 12 घंटे और 49 मिनट उसे और चले आगे, है ना। मतलब 24 घंटे तो ये वाले चले ही ना उसने, है 24 घंटे तो उसने ये वाले चले, तो 24 का ये हो गया पूरा, और उसमें कितना जुड़ गया 12 घंटे और 49 मिनट जुड़ गए उसमें। तो टोटल इसने कितना चला, ये 49 मिनट चला, और ये 36 घंटे चला। मतलब 36 घंटे 49 मिनट तक गाड़ी लगातार अपनी जर्नी को चलती रही। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी वाला हो जाएगा,
36 घंटे 49 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है सही कौन सा है, सत्य कौन सा है। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो होता ही नहीं। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर नहीं होता। 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर 1000 मीटर ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ठीक है, लेकिन 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर नहीं होता, मतलब ये भी गलत हो गया। ए वाला भी गलत, बी वाला भी गलत। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर ठीक है। 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट 14.5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 12.5। हमें इसको इवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना, क्या 6 आएगा या 12 आएगा या 56 आएगा या फिर 61.5 आएगा। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका डिवाइड और इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टर्म्स हैं अलग अलग, और हमें मालूम है कि ये एक ही टर्म कंसीडर किए जाते हैं, चाहे मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 43.5 है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 43.5 आ जाएगा। ऐसे ही प्लस लगा लीजिए, 18 को डिवाइड करेंगे 3 से 6 आंसर आ जाएगा यहाँ पर आपका, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 37.5। चलिए इन दोनों को प्लस करिए, 43 प्लस 6 कितना हो जाएगा 49.5। इसमें से 37.5 को माइनस कर दीजिए तो 0.0 हो गया, ये यहाँ पर आपका 2 हो गया, ये 1, मतलब 12 आंसर आ गया इसका, ऑप्शन नंबर B12। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 9/1/11। 9/1/11 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी, आपको ये बताना है। क्या 9.99 होगी, 9.11 होगी, 9.09 होगी या फिर केवल 9 होगी। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको बदल देंगे। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 99, 99 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 100/11 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड दे देंगे। अब देखो कैसे डिवाइड देना है, 100 में डिवाइड हो जाएगा 11 से, 11 9 जा 99, यहाँ पर 1 मिलेगा। अब डेसिमल, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उतारना है, कोई नंबर आगे है नहीं है, तो डेसिमल नोट करेंगे यहाँ पर, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब 11 में 10 का डिवाइड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर 0 लगा के एक और 0 बढ़ा लेना है, 11 9 जा 99, फिर इसी तरीके से ये अब 0 लगा लेंगे, इसी तरीके से 0 आगे बढ़ाएंगे, तो ये कुल मिला के हमारा आंसर इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट दी गई हैं, तो केवल 2 ही डिजिट को कंसीडर करेंगे। तो 9.09 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ x³ - 1 x² - 1। हमें इसका निम्नतम रूप बताना है, निम्नतम है ना, सबसे छोटा रूप इसका क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, x² - x + 1 x + 1, x² - x + 1 x - 1, x² + x + 1 x - 1 और x² + x + 1 x + 1। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये x² - 1 x² - 1 x² - 1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, देखो ये AQ - BQ की फॉर्म बनी है, इसे हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं और इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा x - 1 x² + x + 1 अपॉन, दिस इज द फॉर्म ऑफ a² - b², तो बन गया a + b और ये बन गया a - b की फॉर्म में, ये वाला कट जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x² + x + 1 अपॉन x + 1, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी में हमको ये दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, और अगर क्लास पसंद आई हो तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो CTET के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको रेगुलर मिलते रहें। धन्यवाद।